नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए अभ्यास के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। लगभग हमारे 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न में पूरी समग्रता से पूरी डिटेल में एक प्रश्न आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कहता, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में प्रावधान है? तो ऑप्शन 1 है दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में बात किया गया है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में कहा गया है और दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया था। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूची कौन कौन सी हैं। पहली अनुसूची में क्या किया गया है? 12 अनुसूचियाँ। पहली में कहा गया है कि राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची के तहत 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया और पहली अनुसूची के तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र संविधान के 62वें संशोधन के तहत दिया गया। दूसरी अनुसूची में राज्य राज व्यवस्था के विभिन्न अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों व संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या नियंत्रक के बारे में उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित के संबंधित होने पर केंद्र भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची में अंतर्गत राज्य संबंधित अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात की गई है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है, जिसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य के विषय का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 है 7 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 21 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन। तो इसका उत्तर होगा 14 दिन। अब इसका हम विश्लेषण जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इस महाभियोग को संसद किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा शुरू किया जा सकता है और इसे शुरू करने के लिए इसमें 1/4 सदस्यों द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। उसे राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव में पारित सदन के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से होने के बाद उसे विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है।
यदि अन्य सदन द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस प्रावधान के पारित होने की स्थिति से उस पद से हटा दिया जाता है। संबंधित संवैधानिक प्रावधान तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताता है। 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 56 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, 57 पूर्ण विचार के हेतु पात्रता और 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यताओं के बारे में बताता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है 48 अनुच्छेद और डी है अनुच्छेद 51। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायत की जमीनी सतह पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उसे देश के ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। अब अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए आदेश रिट जारी हैं करने का अधिकार तो सर्वोच्च न्यायालय बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 48 के तहत पालतू पशु गाय बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए PVN राव समिति, ऑप्शन बी LM संघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो पंचायत राज से संबंधित नहीं है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए PVN राय समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में लागू की गई। इसमें 13 सदस्य थे और इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट में केवल 132 सिफारिशें की गई। प्रमुख सिफारिशों के बारे में बात करें, 15,000 से 20,000 जनसंख्या और 10 से 15 गांव शामिल हों। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की समाप्त कर दिया जाए। उपमंडल अप्रत्यक्ष चुनाव आदि अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष होने चाहिए और मंडल पंचायत परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति द्विसत्रीय समिति थी। बलवंत राय समिति बलवंत राय की अध्यक्षता में शुरू की गई और यह 30 त्रिसत्रीय समिति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। भारत की संसद द्विसदनीय है। इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। हालांकि भारतीय संविधान का निर्माताओं ने राज्यसभा और निचले सदन लोकसभा के बीच गतिरोध की स्थिति की कल्पना थी। इसलिए भारत ने संविधान के अनुच्छेद 108 इस गतिरोध के विरुद्ध दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। तो संसद की दोनों संयुक्त बैठक के संविधान में की गई अनुच्छेद 118 में और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर राष्ट्रपति बैठक बुलाता है और लोकसभा के स्पीकर और अध्यक्ष इसकी करते हैं। यदि अनुपस्थित रहें तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है राज्यसभा का उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन ए है दमन और दीव, ऑप्शन बी है पांडुचेरी, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। वैसे तो इसका ऑप्शन तो है सी, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली। वर्तमान में हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, अब 8 हो चुके हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दादर नागर हवेली जो 26 नवंबर 1919 को घोषित किया और 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो गया, 5वां है लक्षद्वीप, 6वां है पांडिचेरी, 7वां है
जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 19 को घोषित और जो 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। 8वां है लद्दाख, 5 अगस्त 1900 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, लेकिन विकल्प न होने के कारण दिल्ली सही है। तो क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। दमन-दीव का क्षेत्र 111 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का 114 है। दिल्ली का 1484 है। पांडिचेरी को 19.54 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 से 91 तक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश रही और 1991 से राष्ट्र की राजधानी का दर्जा दे दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। 239AA और 239A भी जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विशेष दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर बना दिया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल का नाम दे दिया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई है, जो पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दिल्ली के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। इसके मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल संख्या का 10% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 239AB के मुताबिक राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA किसी भी प्रावधान या किसी अनुसरण के बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 256 राष्ट्रपति द्वारा शासन जैसा है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मामले ने भारतीय संविधान को मूल संरचना का अवधारणा की प्रतिपादित कर दिया है? तो ऑप्शन ए है इंद्र सानी मामला, ऑप्शन बी है शंकर प्रसाद का मामला, ऑप्शन सी है रुद्र शाही का मामला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद वेनाम केरल राज्य मामलों में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया है। 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ 7 से 6 के बहुमत के निर्णय किया गया कि संविधान की आधारभूत संरचना उल्लेखनीय है। इसके द्वारा संसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक दल को एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जा सकती है? बम बना ली तो रसोई में तो कब मिल सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4% वोट मिले हों। ऑप्शन बी है इसे राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिले हों। ऑप्शन सी है इसे राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिले हों या नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिले हों, वह जभी राजनीतिक दल का एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो इसके विवरण के बारे में बात करें, किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने की शर्तें क्या हैं? तो दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हों प्राप्त हो। पहला शर्त ये होगी। दूसरी शर्त होगी लोकसभा के लिए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 सीट लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो। तीसरी शर्त है राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दल में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त एक लोकसभा सीट हो या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। राज्य के लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव के दल में कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कब मिलेगी? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसकी निम्नलिखित शर्तें हों। तो पहला, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% 11 सीटों पर जीत दर्ज की हो। कम से कम ये सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्य से हों। लोकसभा या राज्य के विधान चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध का 6% मत प्राप्त करे या इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। यदि कोई दल या इसके अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे
किसी भी राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों की श्रेणी में बने रहने हेतु आवश्यक है कि आगामी चुनाव में भी उपयुक्त अर्हताओं पूरे करें, अन्यथा उन्हें वह दर्जा वापस ले लिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत नीचे दिए गए कोड से सही कालानुक्रमिक क्रम को पहचान करें और भारत के निम्नलिखित राज्यों को गठन किया गया कालक्रम के अनुसार। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है सिक्किम। तो इसके कूट क्या हैं? कूट हैं, पहला कूट है 1 2 3 4, दूसरा कूट बी है 1 3 2 4, सी है 4 3 2 1 और डी है 3 4 1 2। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी। पहला बना था आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे बना था पहला बना था आंध्र प्रदेश, फिर बना था हरियाणा, फिर बना था हिमाचल प्रदेश और उसके बाद सबसे बाद में बना सिक्किम। तो इसका कूट क्रम क्या होगा? कूट क्रम है इसका 1 3 2 4। तब बात कर लेते हैं विवरण। आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और इससे 2 जून 2014 को पश्चिमी भाग को काटकर तेलंगाना अन्य राज्य बना दिया। इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल तक हैदराबाद रही और अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाया जाएगा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वह 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन, याद रखें 36वें संविधान संशोधन ने 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया और यह 1975 को सिक्किम को बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? पहले था 35, अब 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। सिक्किम 100% जैविक राज्य बनने वाला देश का पहला राज्य है। आज सिक्किम के सभी गतिविधियां कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग के बिना की जाती हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है जो सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी इस राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। तीस्ता की सहायक नदी हैं लेहनाक, लाचुंग और तालुंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं यदि उनकी राय ने उस समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2 मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 552 है, जिसमें से 330 सदस्यों को राज्यों का तथा 20 सदस्यों को केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीय के समुदाय को नियुक्त करने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची के बारे में वर्णित करता है? तो पहला कथन है यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बीच विवरण की सूची करता है। दूसरा कथन है बी, इसे संविधान के सूची भाषाओं का वर्णन करता है। ऑप्शन सी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों की सीटों का आवंटन करता है। ऑप्शन डी है कि राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित करता है। तो इसका उत्तर हो जाता है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों में सीटों का आवंटन करता है। ये 4थी अनुसूची में कहा गया है। भारत के संविधान की अनुसूची, तो भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महानियंत्रक आदि के वेतन को भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची में राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं के प्रतिनिधित्व का विवरण करता है। पांचवी अनुसूची क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन में नियंत्रण के बारे में बात करता है। छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची के बीच शक्तियों को बंटवारे में बात की गई है। संघ सूची में इसके अंतर्गत 100 विषय थे। इस कानून बनने से बनाने के अधिकतम
केवल केंद्र को ही संविधान लागू होने के समय इसकी संख्या 97 थी। राज्य सूची में विषय 61 हैं और कानून बनाने का केवल अधिकार राज्य को ही है, लेकिन राष्ट्रहित से संबंधित मामलों केंद्र भी कानून बना सकता है। संविधान लागू हुआ था तो इनके विषयों की संख्या 66 थी। 7वीं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में 14 भाषाएं प्राप्त थी। 2004 में 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। इस अनुसूची में विषयों को न्यायालय की चुनौती नहीं दे सकती। यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय को कानून की समीक्षा कर सकता है। अभी तक 9वीं अनुसूची 283 अधिनियम है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल के बारे में बात करती है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान स्वशासन से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नाम और उनके सीमाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। तो इसका उत्तर होगा पहली। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण निम्नलिखित में किस सुधार के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी है चाउमस्टेड-स्टार, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। तो मार्ल मिंटो सुधार। अब हम बात कर लेते हैं शक्तियाँ, विभिन्न शक्तियों किस प्रकार प्रदान की योजनाएं। तो मार्ले मिंटो के बारे में बात करें तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में शुरू किया गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केंद्र परिषद में सदस्यों की संख्या इसमें 16 से करके 60 कर दी गई और इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, लाल मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। वायसरॉय और गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में भारतीयों को अनुमति इसी के तहत दी गई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों को सीमांकन किया गया है। प्रांतीय सतह द्विशासन शुरू किया गया है। द्विशासन किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। और इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों के में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत की गई। 1935 का अधिनियम, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम जिसके प्रांतों और रियासतों के इकाइयों के रूप में भारत शामिल किया गया। हालांकि संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान 6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा और विधानसभा की शुरुआत की गई। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसी के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत भारत का विभाजन किया गया। इसके तहत भारतीय सचिव के कार्यकाल को भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन सही है। तो पहला, इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया, गलत है। संविधान के प्रारूप पर जन भागीदारी से सार्वजनिक चर्चाएं हुई, ये सही है। अगला पढ़ लेते हैं, विश्व में संविधान का यह संक्षिप्तम प्रलेख है, ये गलत है। तो डी है, दिसंबर 1949 में प्रारूप पूरा करने के तुरंत बाद इसे पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। भारत का संविधान, अब भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रारूप वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जब संविधान बना तो उसमें
395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचित जाति थी, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक वैश्य मताधिकार के आधार पर चयनित नहीं है। ऑप्शन 2, इसे सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव से चुना गया है। 3, यह एक बहुपक्षीय निकाय नहीं है। 4, इसमें कई समितियों के माध्यम से अपने कार्य को नियंत्रित किया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी है 1 और 4 केवल। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। ऑप्शन डी है केवल 1। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। केवल 1 और 4 ही सही है। यह वैश्य मताधिकार के आधार पर चयनित नहीं है और इसे समितियों के माध्यम से अपने कार्य को निर्वृत्त किया है। बात करते हैं भारतीय संविधान सभा। 1934 में एन राव ने पहली बार संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। इस मांग को कांग्रेस पार्टी ने 1935 में आधिकारिक मांग के रूप में उठाया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान गठन के रूप में चुना गया। इस सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधि के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या इसमें 389 थी और इसमें से कुछ पाकिस्तान के चले गए तो संख्या रहेगी 299 थी, जिसमें से 70 रियासतों के नाम दिए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया और इसके उपाध्यक्ष थे वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा गया। भारतीय संविधान की कुछ समितियां। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। केंद्रीय संविधान समिति के डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल सदस्य रहे। 8, अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा ऑप्शन है के.एन. मुंशी। तीसरा ऑप्शन है बी.एन. राव और चौथा ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी। तो इसका उत्तर होगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रहे थे वी.एन. राव। अब बात करें 1934 में वी.एन. राव पहली बार संविधान सभा के सलाहकार रहे। उनकी मांग 1935 में अधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में उठाया गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजी स्वीकार को 1940 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव यह एकल संक्रमण मत अधिकार के अनुसार हुआ। जब संविधान सभा बनी तो 389 सदस्य थे और कुछ पाकिस्तान चले जाने के कारण 299 सदस्य रह गए, 27वें रियासत में हो गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष रहे और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का कार्यान्वयन की तारीख 26 नवंबर 1949 है। यही ऑप्शन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, ये गलत है। बात कर लेते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान का मूल आधार भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जब बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचित जाति थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा को रूस की क्रांति से लिया गया है। राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का दौर था जब 1970 में राजशाही ने उन्मूलन के साथ शुरू हुआ और उत्तर नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया। 42वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़े गए।
यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से प्रभावित बनाया गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। यह एक नए भाग चौथे के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह के मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अन्य मामलों के लिए आधिकारिक व्यवस्था की गई। वर्ष 1971 में जनगणना के आधार पर वर्ष 2011 पर लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन के न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6% की बढ़ोतरी 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिनियम के प्रांत में द्वैध शासन आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर होता है ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1919। यह द्वैध शासन शुरू किया गया और इसके तहत केंद्रीय लोकसेवा आयोग की स्थापना भी की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है केशवानंद भारती वाद के अनुसार प्रस्ताव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। कथन 2 है प्रस्ताव गैर न्यायिक है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना 1 ना 2। तो इसका उत्तर है केवल 2। भारत में केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि संचित निधि का शासन संविधान की मूल संरचनाएं हैं। बाद में जबलपुर एमडी बनाम एसके शुक्ला ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि संविधान की विधि का शासन है। वर्ष 1981 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामलों में उच्च न्यायालय की संविधान पीठ में कहा गया कि न्यायाधीशों को आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के सामने सख्त होना चाहिए। उन्हें विधि के शासक के मूल सिद्धांत बनाए रखने चाहिए। भारत में कानून के शासन नागरिकों गैर नागरिकों के समान स्वरूप होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कामयाब तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कुएप पर, मौजे पर, टेलीग्राम पर। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।